हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फार्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में एवं आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बल्क कैरेक्टराइजेशंस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो हमारी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है बल्क कैरेक्टराइजेशन, सेकंड सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एवं थर्ड स्टेबिलिटी एनालिसिस। अभी तक हम लोगों ने बल्क कैरेक्टराइजेशन के बारे में स्टडी कर लिया है, अब हम सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो सॉल्युबिलिटी एनालिसिस है, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, सॉल्युबिलिटी एवं एनालिसिस। ये जो सॉल्युबिलिटी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का जो एबिलिटी शो करता है डिजॉल्व होने की, स्पेशली वाटर में। जबकि वही बात करें हम एनालिसिस की, तो ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका आइडेंटिफिकेशन एवं उसका मेजरमेंट होता है। साथ ही ये जो प्री फार्मुलेशन सॉल्युबिलिटी स्टडीज होता है, इसमें हमारा पूरा फोकस जो होता है वो ड्रग सॉल्वेंट सिस्टम पे होता है। आइए हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी एनालिसिस होता है, इसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान अगर हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो उस ड्रग की 7 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए, सेकंड पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, थर्ड कॉमन आयन इफेक्ट, फोर्थ थर्मल इफेक्ट, फिफ्थ सॉल्युबलाइजेशन, सिक्स पार्टीशन कोफिशिएंट, 7 डिजोल्यूशन। ये 7 ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे ड्रग की, जिसको हम सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान। आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीके के बारे में हम स्टडी करें उससे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमें किसी भी ड्रग की आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारे बॉडी पर किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। कोई भी ऐसा ड्रग कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 100 से ज़्यादा है तो वो हमारे जीआईटी से ट्रांसपोर्ट होगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, और ये हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। आइए हम इसको एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हो कि ये जो हमारा ड्रग है ये जीआईटी में प्रेजेंट है, और इस जीआईटी की जो वाल है ये सिंपल लिपोइडल मेम्ब्रेन है, जो कि एक बैरियर का काम कर रही है हमारे ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए। और आप देख पा रहे हो जो हमारा ड्रग है ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच रहा है। यहाँ पे जो हमारा बैरियर है, ये इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे ड्रग को पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस किया, लेकिन जितना ही ज़्यादा हमारा जो ड्रग है वो उसका जो फ्रैक्शन है अगर वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा, उतना ही आसानी से हमारा ड्रग इस वाल को, इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, लिपोइडल बैरियर को हमारे जीआईटी के। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लार्ज फ्रैक्शन होगा हमारे ड्रग का अनआयोनाइज फॉर्म का, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही फास्ट इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा हमारे ड्रग की अनआयोनाइज फॉर्म की लिपोफिलिसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे ड्रग का पैसिव डिफ्यूजन होगा हमारे जीआईटी से सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ड्रग जीआईटी में प्रेजेंट होती है, इस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है उस एब्जॉर्प्शन में पैसिव डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में। और ये जो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस है, इसमें जो हमारी ड्रग की 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए उसको देखते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ड्रग की डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड जो हमारा अनआयोनाइज्ड ड्रग है उसके लिपिड सॉल्युबिलिटी, एवं वो जो ड्रग जिसका एब्जॉर्प्शन जिस साइट से हो रहा है उस साइट का पीएच। ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी है जो इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे ड्रग के पैसिव डिफ्यूजन में। तो आइए सबसे पहले हम डिसोसिएशन कांस्टेंट पीकेए ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि ये किस प्रकार से इफेक्ट डालेगी हमारे बॉडी में और हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे। अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारा ड्रग का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए है ये किस प्रकार का मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। आइए अब हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट पीकेए के बारे में ब्रीफ स्टडी करते हैं।
कोई भी ड्रग अगर 1 से लेकर 10 pH रेंज के अंदर आयोनाइजेशन शो कर रहा है तो उस ड्रग की डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होता है उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी एवं उसके एब्जॉर्प्शन में। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो ड्रग है ये ड्रग 1 से लेकर 10 pH रेंज के भीतर आयोनाइज हो जाता है और ये जब ड्रग 1 से लेकर 10 pH के अंदर अगर आयोनाइजेशन शो कर रहा है तो इस ड्रग की pKa की डिटर्मिनेशन इम्पोर्टेंट होती है इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी एवं एब्जॉर्प्शन की स्टडी करने के लिए। हेंडरसन हैसेलबैच नाम के एक वैज्ञानिक ने एक इक्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशन है हमें किसी भी पर्टिकुलर पीएच पर ड्रग की आयोनाइज एवं अनआयोनाइज कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने एसिडिक ड्रग के लिए बोला कि जो पीएच है वो इक्वल टू होगा pKa प्लस लॉग आयोनाइज ड्रग बाई अनआयोनाइज ड्रग। वहीं उन्होंने बेसिक ड्रग के लिए कहा कि जो पीएच है ये इक्वल टू pKa प्लस लॉग अनआयोनाइज ड्रग बाई आयोनाइज ड्रग। ये दो इक्वेशन उन्होंने एसिडिक एवं बेसिक कंपाउंड के लिए प्रोवाइड किए जो कि हमें किसी भी पीएच रेंज में उस ड्रग की आयोनाइज एवं अनआयोनाइज ड्रग कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आइए अब हम pKa एवं pH के बीच रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे अगर pH माइनस pKa की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 50% आयोनाइज फॉर्म में होगा एवं 50% अनआयोनाइज फॉर्म में होगा। लेकिन वहीं अगर pH माइनस pKa की वैल्यू +1 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग 90% आयोनाइज फॉर्म में होगा एवं 10% अनआयोनाइज फॉर्म में होगा। लेकिन वहीं बात करें अगर हमारी ड्रग कि pH माइनस pKa की वैल्यू 2 आ रही है +2 तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग होगा वो 99% आयोनाइज फॉर्म में होगा एवं 1% अनआयोनाइज फॉर्म में होगा। वहीं बात करें जब हम pH माइनस pKa की वैल्यू +3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 99.9% आयोनाइज फॉर्म में होगा एवं 0.1% अनआयोनाइज फॉर्म में होगा। वहीं बात करें अगर हमारा जो ड्रग का pH माइनस pKa की वैल्यू -1 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो 10% आयोनाइज रहता है एवं 90% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहीं जो हमारा सेकंड है अगर pH माइनस pKa की वैल्यू -2 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग 1% आयोनाइज एवं 99% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साथ ही अगर pH माइनस pKa की वैल्यू -3 आ रही है तो जो हमारा ड्रग है वो 0.1% आयोनाइज एवं 99.9% अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा pH एवं pKa की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है तो हमारे ड्रग के आयोनाइजेशन एवं अनआयोनाइजेशन में भी डिफरेंस आ रहा है। अगर किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जबकि वहीं बात करें अगर ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन हमारे जीआईटी से फास्ट होगी। और आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो हमारा वो इस ग्राफ में अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस ड्रग का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, मतलब उस ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इसी ग्राफ में अगर आप देखें लेफ्ट साइड में जाने पे जो हमारा ड्रग की अनआयोनाइज फॉर्म है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अगर हमारा pH माइनस pKa की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो उस ड्रग का अनआयोनाइजेशन बढ़ेगा और किसी भी ड्रग का अगर अनआयोनाइजेशन बढ़ता है तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो वह ड्रग अपनी एक्शन को फास्ट शो करेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ड्रग के pKa को डिटर्मिनेशन करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये पता कर सके कि जो हमारी ड्रग है किसी भी पर्टिकुलर pH पे कितने % उसके आयोनाइज कंसंट्रेशन में मौजूद है और कितने अनआयोनाइज, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन एवं उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में। आइए अब हम बेसिक ड्रग का pH एवं pKa के रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जो हमारे ड्रग का pKa है अगर वो pH माइनस pKa की वैल्यू 0 आ रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा ड्रग है वो 50% आयोनाइज एवं 50% अनआयोनाइज रहेगा। लेकिन अगर वहीं pH माइनस pKa की वैल्यू +1 आ रही है तो वहाँ पर जो हमारा ड्रग है वो 90% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 10% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एवं pH माइनस pKa की वैल्यू +2 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है
वो 99% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 1% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साथ ही जो pH माइनस pKa की वैल्यू +3 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो 99.9% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 0.1% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम निगेटिव वैल्यू की बात करें तो pH माइनस pKa की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो हमारा जो ड्रग है वो 10% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 90% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एवं pH माइनस pKa की वैल्यू -2 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो 1% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 99% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। साथ ही अगर pH माइनस pKa की वैल्यू 3 आ रही है तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो 0.1% अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा एवं 99.9% आयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो अनआयोनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, साथ ही जब हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक ड्रग में अगर pH माइनस pKa की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस ड्रग का अनआयोनाइजेशन बढ़ेगा, मतलब उस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट होगी। लेकिन अगर बेसिक ड्रग के इस ग्राफ में अगर लेफ़्ट साइड आप मूव कर रहे हैं तो उस ड्रग का आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक ड्रग में अगर pH माइनस pKa की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है तो उस ड्रग का आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे जीआईटी में, उस ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा और वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर वो अपना इफेक्ट शो करेगी। लेकिन अगर किसी भी ड्रग का रेट ऑफ डिसोल्यूशंस, लिपिड सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट एवं उस ड्रग का हमारे जीआईटी में मेटाबॉलिज्म, ये 4 ऐसे पॉइंट है जो किसी भी ड्रग का किसी पर्टिकुलर पीएच पे उसका एब्जॉर्प्शन एवं उसका एक्सटेंट का जो प्रिडिक्शन है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आइए अब हम उन फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे ड्रग के पीके वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये जो बफर है, टेम्परेचर है, आयनिक एक्सटेंट है एवं को सॉल्वेंट है, ये अफेक्ट कर देता है हमारे ड्रग के पीके वैल्यू को। इसीलिए हमें पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इनको कंट्रोल करना चाहिए। किसी भी ड्रग के पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वेरियस एनालिटिकल मेथड अवेलेबल है। आइए उन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है अल्ट्रा वायलेट या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं जो सेकेंड है वो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइए सबसे पहले हम अल्ट्रा वायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो मेथड है ये प्रीफर्ड मेथड है स्पेक्ट्रल शिफ्ट के डिटेक्शंस के लिए, और इस मेथड के द्वारा हम डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस को डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं। आइए अब हम सेकेंड मेथड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये सेकेंड मेथड है पीके को डिटर्मिनेशन करने के लिए, और ये जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी शो करता है ऐसे कंपाउंड का जिसका पीके वैल्यू का जो रेंज है वो 3 से 10 के बीच में होता है। आइए अब हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारा ड्रग का अनआयोनाइज्ड फॉर्म है अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो हमारे टेस्ट में प्रेसिपिटेशन शो करेगा, और इस प्रेसिपिटेशंस के कारण ये पूरी मेथड अफेक्ट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो बिग डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर हमारे सैंपल में अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये टेस्ट अफेक्ट हो सकती है। साथ ही जो इसका सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज वो ये है कि इस मेथड में हमें किसी भी ड्रग की जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है उस ड्रग की हाई कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक सिग्निफिकेंट टाइट्रेशन कर्व प्राप्त करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज कि इसमें जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है अनआयोनाइज्ड फॉर्म का ये अफेक्ट करता है इस पूरे मेथड को। तो इस प्रेसिपिटेशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं को सॉल्वेंट ऐड करके, और उस को सॉल्वेंट के तौर पे हम मिथनॉल या फिर डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को ऐड करते हैं। ये उस सिस्टम में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म का, और जो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था जो प्रेसिपिटेशन शो कर रहा था उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करेगा,